नमस्ते बच्चे, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द हरीश एकेडमी में। सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की काव्य खंड का जो हमारा भाग है उसका चैप्टर नंबर 11, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित है। और चैप्टर का नाम है झांसी की रानी, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में उन्होंने चर्चाएं करी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैसा करते हैं हमेशा की तरह, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान का हम जीवन परिचय पढ़ेंगे सबसे पहले। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। उनकी जो आरंभिक शिक्षा थी वो प्रयागराज में ही हुई। अपने समय की प्रसिद्ध रचनाकार होने के साथ साथ वो एक स्वतंत्र सेनानी भी थी, जिसके कारण उन्हें 2 बार जेल भी जाना पड़ा था, क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी थी तो इसलिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से जनमानस में, यानी कि पूरे के पूरे जनमानस मतलब जनता के बीच में, राष्ट्रीय चेतना यानी कि राष्ट्र के प्रति जो भावना है उसको, उसकी जो चेतना है उसको जगाया, यानी कि उसके लिए एक अच्छी भावना जगाई। उनके लेखन में देश प्रेम, स्त्री केंद्रित विषयों, स्वाधीनता संग्राम के प्रति गहन प्रतिबद्धता दिखाई देती है। उनकी भाषा की सहजता ने उनकी रचनाओं को व्यापक लोकप्रियता दिलाई। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, कदम्ब का पेट, सभा का खेल, है ना, ये क्या है, इनके कुछ रचनाएं हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान को उनके कविता संग्रह मुकुल और कहानी संग्रह बिखरे मोती के लिए 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार, कौन से, शेक्सपियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपने ये जो पुरस्कार है शेक्सपियर है ना, ये अब तक जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं, आपने अगर नोट किया हो तो जो शेक्सपियर पुरस्कार है वो अभी तक सिर्फ इसको दिया गया, सुभद्रा कुमारी चौहान को से सम्मानित किया गया। सन 1948 में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। तो चैप्टर का विवरण देख लेते हैं एक बार। हमारा जो काव्य है, तो झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत प्रसिद्ध कविता है। यह कविता 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। 1857 का विद्रोह हमने पहले भी पढ़ा है ना, 8th क्लास में। 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अविस्मरणीय अध्याय, अविस्मरणीय मतलब जिसे हम भूल ना सके, ऐसा अध्याय है। यह कविता रानी लक्ष्मीबाई के जीवन वृत्त, उनके संघर्ष, विद्रोह से हमारा ओजपूर्ण साक्षात्कार कराती है। यह कविता वीरता, उत्साह और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। यह पाठकों में जोश और साहस का संचार करती है और अपने देश के प्रति गर्व एवं स्वतंत्रता के लिए समर्पण की भावना जगाती है। कविता की कथात्मक शैली और गीयता इसे और भी अधिक जीवंत और प्रभावशाली बनाती है। तो आइए करते चैप्टर स्टार्ट, लेकिन सबसे पहले हम क्या देख लेंगे, इस चैप्टर के शब्दार्थ। ठीक है, देखो, फिरंगी का मतलब क्या है, अंग्रेज या फिर विलायती। फिरंगी बोल देते हैं ना कई बार, बात ही बात में फिरंगी है, वो देने के अंग्रेज या विलायती है। मर्दानी या मर्दाना, बहादुर या फिर पुरुषोचित, जो पुरुषों की तरह क्या हो, बहादुर हो, बलवान हो। छबीला, तेजस्वी, सुंदर, छवि वाली, सजीली। बर्छी का मतलब छोटा भाला। ढाल का मतलब तलवार, भाले आदि के आघात को रोकने का बना कछुए की पीठ जैसा एक साधन। गाथा का मतलब कथा या प्रशंसा गीत, जिसकी हम गाथा गाते हैं या फिर प्रशंसा करते हैं। अवतार मतलब उतरना या नीचे आना, किसी देवता या ईश्वर का मनुष्य आदि के रूप में जन्म लेना। नाना मतलब माता का पिता, माता मह, अनेक प्रकार के, कई तरह के, विविध या अनेक। दुर्ग मतलब किलेबंदी हो जाती है, जैसे गढ़ या किला, यानी कि जैसे कोई गांव है, कोई शहर, उसके चारों अंदर हमने किलेबंदी कर दी यहाँ पर, उसको बोलते हैं। सुभट यानी रणकुशल योद्धा। विरुदावली यानी विरुद्ध, विस्तृत योगा, यशोगान, कीर्ति गाथा, यह कविता आदि जिसमें किसी के यश आदि का वर्णन किया गया हो या प्रशंसा सूचक पदवी। सृष्टि की रचना करने वाला, विधि का मतलब सृष्टि की रचना करने वाला, बोलते हैं ना विधि का विधान है, तो वो सृष्टि की रचना करने वाला, कार्य करने का ढंग, संगति, मेल। बिरानी का मतलब पराया। बिसात फैलाव, हैसियत, शक्ति, सामर्थ्य, पूंजी। निपात यानी गिरना या चलना, फेंकना, पतन, विनाश। बेजार दुखी या उबा हुआ। सन्मुख, सम्मुख जो सामने हो, भिड़ने वाला हो, अनुकूल हो। कृतज्ञ यानी उपकार मानने वाला या एहसानमंद। अविनाशी यानी नाश रहित,
अक्षय या नित्य। मधुमाती का मतलब मस्त या मदमत होना। स्मारक मतलब किसी की स्मृति रक्षा के अभिप्राय से संस्थापित संस्था या भवन, ये याद दिलाने वाला। ठीक है, ये इसके कुछ शब्दार्थ थे। तो करते हैं हम चैप्टर की स्टार्टिंग। तो सबसे पहले हमारा जो संदर्भ है वो क्या है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं। सिंहासन तिल हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। भ्रुकुटी तानना मतलब क्रोध करना है ना, भ्रुकुटी का मतलब क्रोध। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी, फिरंगी का मतलब हमने क्या पढ़ा था बच्चों, अंग्रेज, है ना। फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। सन 57 में मतलब 1857 के विद्रोह के बारे में जो जिक्र इन्होंने किया है उसके बारे में बताया है। ठीक है। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदे हर बोलो मतलब बुंदेलखंड के जो लोकप्रिय गायक हैं उनके राजाओं से हमने ये कहानी सुनी है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। मर्दानी मतलब पुरुषों की तरह लड़ना। ठीक है। तो अब इसका हम एक बार प्रसंग वो देख लेते हैं। सिंहासन हिल उठे, हमने इसके मीनिंग देख लिए कुछ। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। यानी कि अंग्रेजों की जो कूटनीतियां थी उनके कारण जो भारतीय राजा के सिंहासन थे, है ना, वो संकट में पड़ गए थे और राजघरानों में भारी असंतोष फैल चुका था। राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। राजवंशों के अंदर क्या क्रोध भरा हुआ था, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अब उन्होंने अपने क्रोध को जाहिर किया। सदियों की जो गुलामी थी उससे जर्जर और हताश हो चुके भारत में स्वतंत्रता की लहर ने एक नया जोश भर दिया था और उत्साह का संचार कर दिया। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। यानी कि सबने अब क्या ठान लिया था कि हमें अंग्रेज ने जो उनको यहाँ से निकालना है, अलग कर देना है बिल्कुल अपने देश से, है ना। तो भारतीय जनता को अब समझ आ चुकी थी कि इस गुलामी के कारण उन्होंने अपना आत्मसम्मान खो दिया है। सबने देश को खोई हुई आजादी वापस पाने का मूल्य समझ लिया था। ठीक है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि सभी भारतीयों ने मिलकर संकल्प लिया कि अब वे अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ देंगे, यानी बाहर निकाल देंगे देश से। इसी संकल्प के साथ 1857 में वह जो पुरानी तलवार अर्थात भारतीय वीरता फिर से चमक उठी। इसमें कवियत्री जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं कहते हैं कि बुंदेलखंड के जो लोक गायक थे, है ना, हर बोलो के मुंह से, यानी हमने ये वीरता की गाथा सुनी है जो बुंदेलखंड के जो लोक गायक थे उनके मुंह से। भारतीय जो जनता थी उन जो गायक हैं उनके मुंह से जब ये सब ये वीरता की गाथा सुनती हैं तो युद्ध के मैदान में पुरुषों की भांति क्या सुना उन्होंने कि युद्ध के मैदान में पुरुषों की भांति साहस दिखाने वाली वह वीरांगना कोई और नहीं बल्कि कौन थी, झांसी वाली रानी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी। मुंहबोली मतलब क्या होता है, जिसे बहन माना गया हो। लक्ष्मीबाई नाम, पिता की वह संतान अकेली थी। ठीक है, कि लक्ष्मीबाई नाम था उनका और वो पिता की अकेली संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। यानी कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी उन्होंने किसके बारे में कही है ये बात, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। बर्छी कृपाण कपाण यानी कि ये सब क्या है, युद्ध में प्रयोग होने वाले क्या है, शस्त्र हैं। ये जो भी ये तीनों कटारी तक, बर्छी ढाल कृपाण कटारी, ये सब उनके शस्त्र है। तो ये उनके सहेली बन चुके थे। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि कवियत्री इसके माध्यम से कहना चाहती हैं कि कानपुर के नाना साहब लक्ष्मीबाई को अपनी मुंह बोली बहन मानते थे। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया था, स्वतंत्रता संग्राम में क्या बहुत ज्यादा योगदान दिया था। तो ये अपनी बहन को, जो लक्ष्मीबाई, उनको मुंह बोली बहन बोलते थे और उन्हें प्यार से छबीली नाम कहकर पुकारते थे। ठीक है, लक्ष्मीबाई अपने पिता की इकलौती संतान थी। उनका बचपन था जो वो
एक सामान्य लड़कियों की तरह गुड़ियों खिलौनों से नहीं गुड़ियों खिलौनों से के साथ नहीं गुजरा, बल्कि बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी, जो ये युद्ध में प्रयोग होने वाले शस्त्र हैं, इनके साथ उन्होंने यही उनकी सहेलियां थी, यही उनके खिलौने थे। ठीक है। उनके खिलौने भी अनोखे थे, जैसे बर्छी, ढाल, तलवारों, कटार, इनके साथ ही वो खेलना पसंद करती थी। और उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता की कहानियां जबानी याद थी। और अंत में जो कवियत्री वो कहती कि हमने बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से सुना है कि जो रानी युद्ध के मैदान में पुरुषों की भांति बड़ी वीरता से लड़ी थी, वो और कोई नहीं बल्कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक है। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेराना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय किलवार। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्या भवानी थी, बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। है ना, वीरता की अवतार यानी कि बहादुरी का साक्षात रूप थी वो। तो इसके माध्यम से कवित्री क्या कहना चाहती है कि जो रानी लक्ष्मीबाई है वो असाधारण व्यक्ति और उनके युद्ध कौशल में रुचि का वर्णन किया है इसमें। कहती है कि साक्षात धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी या शक्ति की दुर्गा देवी की मां स्वरूप थी, यानी कि उन्हें किससे कंपेयर किया, लक्ष्मी और दुर्गा से। उनकी वीरता की अवतार यानी बहादुरी का साक्षात रूप थी। उनकी तलवार चलाने की कला और उनके प्रहार को देखकर मराठा सैनिक गर्व से भर जाते और बहुत ज्यादा खुश होते थे। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन से खेल आम लड़कियों जैसे नहीं थे, उन्हें नकली युद्ध, सेना की चक्रव्यूह संरचना सीखना, शिकार करना, दुश्मनों की सेना को घेरना या किलों को जीतना इत्यादि खेल बहुत पसंद थे। ये कठिन कार्य उनके लिए जो और खेल थे उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। ठीक है। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्या भवानी थी, बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि महाराष्ट्र की जो कुलदेवी माँ भवानी, माँ दुर्गा या पार्वती ही लक्ष्मीबाई की भी पूज्य देवी थी, जिनसे वे शक्ति प्राप्त करती थी। और अंत में कवियत्री कहती है कि हमने बुंदेलखंड के उन गायकों के मुख से ये गौरवशाली गाथा सुनी है कि जो रानी पुरुषों के समान अदम्य साहस के साथ युद्ध के मैदान में खड़ी हुई और कोई नहीं बल्कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक है। तो बच्चों आज हम करेंगे इतना ही, बाकी कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। आगे के जो शरारते हमारे आगे के जो ये काव्य खंड है इसको देखेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।